वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट सेक्शन से। आज हम लोग वॉल्यूम 1 की कंप्लीशन करेंगे और आप लोग को पता है कि मैं अपनी तरफ से चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आज भी मेरा यही प्रयास रहेगा और आप लोगों को क्या करना है, चीजों को पढ़ के देन एंड देयर ही फिनिश करना है, ताकि किसी तरह का कोई बैकलॉग ना रहे, क्योंकि एग्जाम्स नजदीक है। तो ये तो हो गई बात इंट्रोडक्शन की। सीधा स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आप लोग का समय काफी कीमती है। तो चलो, आज हम लोग करेंगे रामसर साइट्स। तो 5 नए रामसर साइट्स ऐड हुए हैं इंडिया में और अब रामसर साइट्स का नंबर 80 हो गया है। रामसर साइट्स कौन सी साइट्स होती हैं? वैसी साइट्स जो कि वेटलैंड है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की। इस बार का जो थीम था ना वर्ल्ड वेटलैंड डे का 2024 का, वो था वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। तो कई बार इस तरह से थीम्स भी पूछ ली जाती हैं। वेटलैंड को क्या हाईलाइट कराता है? वेटलैंड हम लोग के लिए बहुत कुछ में कंट्रीब्यूशन करता है, जैसे फ्लड से प्रोटेक्ट कराता है, क्लीन वाटर प्रोवाइड करता है, बायोडाइवर्सिटी का रीजन है, उसके अलावा रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज भी। पर अब आप पूछोगे मेरे से कि वेटलैंड होता क्या है, तो वो भी मैं फटाफट बता देती हूँ और रामसर साइट भी बता देती हूँ। ये देखिए, रामसर साइट रामसर कन्वेंशन से आया है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 2 फरवरी 1971 में। तो पहले ये ईयर याद रखना। और ये किस बेसिस पे नाम पड़ा है रामसर कन्वेंशन का? तो ईरान में एक सिटी थी रामसर, उसी के नाम पे रामसर कन्वेंशन पड़ा है और ये वेटलैंड का एक कन्वेंशन है। इसके जो है ना कुछ पार्टीज होती हैं, जो इसके पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं सीओपी होते हैं वो रामसर साइट के। कितने हैं? 171 है। और रामसर साइट में बात की क्या जाती है कि वेटलैंड का वाइज यूज करना, अच्छे से यूज करना। ओके, और वेटलैंड होता क्या है? जैसे मैंने कहा, वेटलैंड ऐसा एक लैंड है ना जो पानी से कवर्ड हो। वो पानी किसी तरह का भी हो सकता है, सॉल्ट वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, इन दोनों का बीच का भी हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो लैंड जो है वो पानी से या तो सीजनली कवर्ड रहेगा या तो परमानेंटली। और ये वेटलैंड जो है वो अपने तरह से खुद एक इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कोई वेटलैंड है कि नहीं, तो आप क्या देखोगे कि वहां पे जो वेजिटेशन उस जमीन पे उग रही है वो पानी में अडेप्ट कर सकती है कि नहीं। तो ये सारी कुछ चीजें थी रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। चलो अब वापस मूव ऑन करते हैं टॉपिक। तो हम लोग वेटलैंड समझ गए। तो 5 नए वेटलैंड कौन कौन से जुड़े हैं? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस जगह को देखना कि कौन सी जगह में वो वेटलैंड है। और भी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूंगी। जैसे सबसे पहला है अंकसमुद्रा। देखो, इसको ऐसे याद करेंगे ना हम लोग, 3 कर्नाटका के साइड से, इस 5 में से। तो तीनों को एक साथ देख लेते हैं। अंकसमुद्रा बर्ड्स कंजर्वेशन रिजर्व, उसके बाद अघनाशिनी एस्चुरी और तीसरा है मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये तीनों कर्नाटका में है, इसलिए एक साथ नाम ले लिया मैंने। तो दिमाग में ना वो कोरिलेट होता है। तो अंकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो ह्यूमन मेड विलेज इरिगेशन टैंक है। ह्यूमन मेड याद रखना है, इरिगेशन टैंक है याद रखना है। दूसरी चीज क्या है, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट वेटलैंड है क्योंकि यहाँ बहुत बायोडाइवर्सिटी। आपको एग्जैक्ट ये सारे नंबर्स नहीं याद रखने, पर आप देख लो 210 प्लांट की स्पीसी है, 25 रेप्टाइल है, 27 बटरफ्लाईज, मतलब कितने इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नंबर जरूरी नहीं है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे 30,000 से ज्यादा वाटर बर्ड्स अपनी नेस्टिंग करते हैं। वाटर बर्ड्स नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसे बर्ड्स जो कि वाटर में रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि 1% पेंटेड स्टॉर्क एक बर्ड होती है और ब्लैक हेडेड आईपिस एक 2 बर्ड्स होती हैं, ठीक है? इन दोनों का 1% पॉपुलेशन आपको कहाँ मिलेगा? अंकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में। तो अब इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल ना इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं, जैसे आप यूपीएससी में भी देखते होगे कि नाम पूछ देंगे, व्हाट इज पेंटेड स्टॉर्क, बर्ड है, एक्सक्यूज मी, एम्फीबियन है, क्या है। तो ये चीज पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए पिक्चर्स लाई हूँ। पिक्चर्स से तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलो मैं आपको एक बार पेंटेड स्टॉर्क और ब्लैक हेडेड आइबिस दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रहे पेंटेड स्टॉर्क, कितने खूबसूरत बर्ड्स हैं। और ये है ब्लैक हेडेड आइबिस, जैसे देख रहे हैं इनका हेड ब्लैक है। तो ये दोनों जो है अंकसमुद्रा में आपको दिखेंगे, 1% पॉपुलेशन दिखेगी। वापिस अब दूसरा बर्ड, आई एम सॉरी, दूसरा वो देखते हैं रामसर साइट। दूसरा है अघनाशिनी एस्चुरी। ये कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है। ये आपको किसके कन्फ्लुएंस पे दिखता है? तो अघनाशिनी नदी जब अरेबियन सी से मिलती है ना, कन्फ्लुएंस यानी संगम, अघनाशिनी नदी का जब अरेबियन सी से संगम होता है ना, उस वाले एरिया में जो एस्चुरी बनती है उसको बोलते हैं अघनाशिनी। आपको एक चीज पता है डेल्टा वर्सेस एस्चुरी का डिफरेंस? चलो मैं इधर फटाफट बता देती हूँ। इट्स अ ज्योग्राफी थिंग, बट चीजें आ रही हैं तो दोनों चीज हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी है, जो भी। तो अब देखो, एस्चुरी और डेल्टा में ये डिफरेंस है ना कि डेल्टा
वैसी नदियां है ना जिसमें क्या होता है, जब कोई नदियां जो नॉर्थर्न वाली जो होती हैं, जो पहाड़ों के पास वाली नदियां होती हैं, या फिर जो ईस्टर्न साइड की नदियां है ना, ये जब ऊपर से आती है ना, नदन फ्लोइंग रिवर, जो हिमालयन नदियां हैं स्पेसिफिकली, जो नीचे आती है ना, तो उनमें ना बहुत ज्यादा वेग होता है, और वेग की वजह से वो क्या करते हैं, कुछ कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देती है, उन्हीं को डेल्टा बोलते हैं। जबकि एस्चुरी क्या होता है, जब कोई नदी है ना समुद्र से मिलती है, तो उसका जो माउथ है उसको एस्चुरी बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। एस्चुरी मोस्टली ना इसी तरह की नदियां बनाती हैं जो कि वेस्ट में देखी जाती हैं, जैसे कि नर्मदा, तापी है ना, ये एस्चुरीज बनाती है। बस इतना ध्यान रखो और कुछ नहीं। तो अघनाशिनी के बारे में क्या पता करना है कि ये ब्रैकिश वाटर है यानी नमकीन। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि अघनाशिनी जो है वो, क्योंकि एक डेल्टा ही है, एक वेटलैंड है, बेसिकली डेल्टा नहीं, एस्चुरी है, एक वेटलैंड है, तो फ्लड और इरोजन रिस्क मिटिगेशन कराता है, फ्लड और इरोजन से बचाता है। वेटलैंड पे ना दूसरी चीज क्या है कि बहुत लोगों को लिवलीहुड प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है। एक गजनी राइस फील्ड है, ठीक है, इस राइस फील्ड में लोग ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग करते हैं। कहाँ के, तो कर्नाटका के, तो उन लोग को लिवलीहुड प्रोवाइड करा रहा है। उसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि ये भी एस्चुरी जो है, यहाँ पे बहुत सारी बर्ड, वाटर बर्ड स्पीसीज है, 66 के अराउंड। जैसे अब यहाँ पे आपको बर्ड के नाम ध्यान रखने हैं, जैसे रिवर टर्न, ओरिएंटल डार्टर, ब्लैक बैक्ड गल, ये सारी है ना, और स्टॉर्क, ये सारे बर्ड्स हैं। तो ये इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, कल को डार्टर, टर्न ये सब पूछ दे तो ध्यान में रहेगा कि इट इज अ बर्ड। उसके बाद मगडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी ह्यूमन मेड है, जैसे कि अंक समुद्रा ह्यूमन मेड था ना, वैसे ये भी ह्यूमन मेड है। और ये क्या है, तो ये भी आपका इरिगेशन पर्पसेस के लिए बनाया गया था। इसमें 166 बर्ड स्पीसीज दिखती हैं यहाँ पे भी। और ये इस वेटलैंड में आपको कौन सी बर्ड्स दिखेंगी, जैसे पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड, रिवर टर्न, ओरिएंटल डार्टर, बार बार आपको दिख रहा होगा डार्टर वर्ड्स, टर्न वर्ड, ओरिएंटल, इस पे ध्यान दो कि ये चिड़िया ही है। उसके बाद ब्लैक हेडेड आइपिस हमने देख लिया, वूली नेट शॉर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मगधी केरे में आपको सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलती है कौन से बर्ड की, तो बार हेडेड गूस की। और इसी वजह से मगधी केरे को इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित किया गया है कंजर्वेशन के पर्पसेस से। तो एक बार थोड़ा बार हेडेड गूस को देख लेते हैं। ये रहे बार हेडेड गूस, ठीक है। तो अब आपको बार हेडेड गूस भी दिख गया, अब पेंटेड स्टॉर्क भी देख ली और ब्लैक हेडेड आइबिस भी देख ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कराईवित्ती बर्ड सैंक्चुरी। ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। अब कर्नाटका खत्म हो गया। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इनलैंड वेटलैंड है, ठीक है, इनलैंड है। और ये ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बड़ा मदद करता है, क्योंकि यहीं से पानी सीप करके ग्राउंड वाटर में जाएगा। और ये जो है ना कराईवित्ती बर्ड सैंक्चुरी, नाम ही है बर्ड सैंक्चुरी, तो यहाँ पे 198 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखी गई हैं। यहाँ पे वो बर्ड्स के नाम मैंने हाईलाइट कर दिए ना जो पहले आपने नहीं सुना है, जैसे पोचार्ड अब ऊपर देख चुके जानते हो बर्ड है। अब देखो क्या, गार्गनी बर्ड है, शवलर एक बर्ड है, यूरेशियन पिजन से मिलता जुलता है, ये एक बर्ड है। और कॉमन टील और कॉटन टील, ये भी कुछ बर्ड्स हैं जो यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है लॉन्ग वुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। ये कहाँ पे है, तो ये आपको तमिल वर्ड है, तो आपको तमिलनाडु के रीजन्स में दिखेगा। ये जो शोला होते हैं ना, शोला क्या होते हैं, ये अपर रीचेस होते हैं नीलगिरी के। तो हो सकता है आपसे एग्जाम पे शोला ही पूछ दे। तो लॉन्ग वुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट है, ये तमिल वर्ड सोलई से आया है। सोलई का मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। उस हमें क्या क्या देखना है कि जो फॉरेस्ट वेटलैंड हैबिटेट है ना, वो या किस चीज का है, तो यहाँ पे ब्लैक चिंड, नीलगिरी, लाफिंग थ्रश मिलती है। तो एक और बर्ड आपके दिमाग में आ गई, लाफिंग थ्रश। और नीलगिरी ब्लू रॉबिन, रॉबिन हम सब सुनते आते हैं बचपन से, कहीं ना कहीं सुना होगा, रॉबिन नाम की चिड़िया होती है। पिजन तो वी ऑल नो, इसीलिए थ्रश को अंडरलाइन किया है। कौन सा थ्रश होगा ये, तो ये होगा लाफिंग थ्रश, राइट। अब मैं आपको लाफिंग थ्रश की भी पिक्चर दिखा देती हूँ। दिस इज लाफिंग थ्रश, ये भी एक इम्पोर्टेंट बर्ड है जो कि आपको कहाँ मिलती है, नीलगिरी वाले रीजन में मिलती है। नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट हमने देखना है यूएन रिपोर्ट। यूएन रिपोर्ट इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट है, जो कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पे है। अब इस वाले टॉपिक में आपको क्या ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि इसको किसने निकाला इस रिपोर्ट को, तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, जिसको UNUEHS बोल रहे हैं, उसका ये एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है। फ्लैगशिप मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। इसको बोलते हैं इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क, नाम से ही दिख रहा होगा इंटरकनेक्टेड। तो यहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस दिखाती है कि 6 इंटरकनेक्टेड रिस्क हैं जो वर्ल्ड में हो रही हैं। इस वजह से टिपिंग पॉइंट आ गया है वर्ल्ड का, ठीक है। टिपिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट कि इसके बाद जो है ना चीजें रिवर्स नहीं की जा सकेंगी, तो उसको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट, कि अब इसके बाद ना लेवल एकदम खत्म हो जाएगा। तो वो टिपिंग पॉइंट की बात यहाँ पे होती है इस रिपोर्ट में। तो यहाँ से आप ध्यान क्या रख रहे हो, आप यहाँ पे रख रहे हो कि क्या है, IDRR का जब पहला पब्लिकेशन था ना वो 2021 में हुआ था।
तो देख लेते हैं इसने क्या किया। इसने अपनी रिपोर्ट में कुछ रीजंस बताए जहाँ पे सबसे ज्यादा डिप्लीशन हुआ है रिसोर्सेज का, ठीक है, सबसे ज्यादा आपका ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के डिप्लीशन देखे गए, जैसे इंडिया के कुछ पार्ट, दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, वेस्टर्न यूएसए, मेक्सिको, ईरान, सऊदी अरेबिया और कुछ नदर्न अफ्रीका के पार्ट हो गए। तो यहाँ पे अपना इंडिया है, इसलिए ये रिपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क। उसमें कुछ और चीजें भी बताई गई हैं कि इंडिया जो है ना ग्लोबली बहुत सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर पंप करता है। और हम लोग ग्राउंड वाटर किसके लिए यूज करते हैं, तो ऑफकोर्स इरिगेशन में हम लोग का बड़ा यूज होता है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री इंडिया तो होगा ही। फिर इंडो गैंगेटिक बेसिन की बात की जाती है। इंडो गैंगेटिक बेसिन के बारे में बोला है कि इसने ऑलरेडी ना ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर दिया है। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताया कि 78% जो वेल है ना, कुएं है ना पंजाब में, वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, क्योंकि वहां से इस वजह से पंजाब वाले रीजन में ग्राउंड वाटर बहुत कम दिख रहा है। और एग्रीकल्चर के बारे में भी इन्होंने बोला कि 70% ग्राउंड वाटर इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए विड्रॉल होता है, तो वन एंड द सेम थिंग। अब बात करते हैं अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट की। तो जब यूएनईपी करा रही थी तो मैंने बताया था इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जो इसकी फ्लैगशिप रिपोर्ट इसकी भी हम कह सकते हैं, वो है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है यूएनईपी 2014 से। अडेप्टेशन गैप का मतलब क्या है, इस रिपोर्ट में आपको ये जानने की जरूरत है व्हाट इज अडेप्टेशन गैप। तो डिफरेंस है, ये किसका डिफरेंस है कि कितने पैसे चाहिए हमें अडेप्ट कितने पैसे फाइनेंसिंग नीड्स और कॉस्ट चाहिए हमें क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें अडेप्ट करने के लिए, और फाइनेंस कितना आ रहा है, कितने पैसे चाहिए और कितने आ रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस है अडेप्टेशन गैप। और किस चीज के अडेप्टेशन की बात करी जा रही है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज से कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या क्या है, फाइंडिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज अडेप्टेशन गैप और कौन निकालता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो इसकी फाइंडिंग्स तो पहले ये है कि कितने फाइनेंस चाहिए, क्योंकि फाइनेंस की बात करता है, पैसों के टर्म में बात करता है, तो बोल रहा है कि कंट्रीज को ना 215 से 387 यूएस डॉलर बिलियन यूएस डॉलर हर साल चाहिए क्लाइमेट चेंज अडेप्टिंग क्लाइमेट चेंज के क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट करने के लिए, ठीक है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया वगैरह हो गया है, इसमें 387 बिलियन डॉलर यूएस बिलियन डॉलर चाहिए होगा नेक्स्ट डेकेड में, ताकि ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सके। और वही 10 से 18 टाइम्स जो है वो नीड्स हाई हैं अभी के क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। नेक्स्ट है क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट फॉर 2023। तो इसका नाम है स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज फॉर हेल्थ रिपोर्ट। इसको कौन लाता है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यूजुअली जिसमें क्लाइमेट रहता है ना उसमें WMO का कनेक्शन होता है, पर ब्लाइंडली टिक नहीं करना एग्जाम में कि आ गया तो हाँ WMO ही है, बट यूजुअली ध्यान रखना है कि WMO होगा, क्योंकि इसका ध्यान काम ही यही होता है। की फाइंडिंग्स क्या देखी गई, तो सबसे बड़ी फाइंडिंग तो ये देखी गई कि जो डिजास्टर इवेंट्स है ना उसमें इंक्रीज की बात की गई है, कि बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा गया डिजास्टर इवेंट्स में। कौन सी, क्लाइमेट रिलेटेड। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव, तो एक चीज ध्यान रखनी है कि हीट वार्मिंग सर्विसेज जो है ना वो एक्सपेक्ट किया गया है कि वो इंक्रीज होगा 2027 से। तो ये हीट वार्निंग सर्विसेज किसके अंदर आए, तो एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है इंटरनेशनल अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। ये इनिशिएटिव के अंदर हीट वार्निंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी हेल्थ डिसीजन मेकर्स को। तो जरूरी भी है, अर्ली वार्निंग से ही पता चलेगा कि क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। फिर एनुअल हीट रिलेटेड डेथ की बात की गई है, तो सबसे मतलब अगर हाई बर्डन देखें तो एशिया में 45% हीट रिलेटेड डेथ्स देखी गई है, यूरोप में 36%। तो वी ऑल नो बहुत डेथ होता है हीट वेव की वजह से, न्यूज हमने देखी है। उसके बाद ग्लोबल लैंड एरिया के बारे में बताया जाए तो बोला जा रहा है 29% जो ग्लोबल लैंड एरिया है ना वो एक्सट्रीम ड्रॉट से अफेक्टेड है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो काम की चीज है वो ये है कि इन्होंने क्या बोला है कि ये जो क्लाइमेट चेंज के कंडीशंस है ना इसके वजह से इन्फेक्शियस डिजीजेस का ट्रांसमिशन बढ़ गया है। जैसे क्या एग्जाम्पल, क्या इसका एग्जाम्पल समझना जरूरी है। आप लोग न्यूज में पढ़ते हो कि डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते दिख रहे हैं, नेपाल जैसे रीजन्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया, और कोलेरा आउटब्रेक भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज के चेंजेस की वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं बायोलॉजिकली, थोड़ा सा डाइग्रेस करके बता रही हूँ ताकि ईजी हो समझने के लिए। डेंगू जो है ना वो किससे होता है, तो वो उसमें आपकी एडिस मस्कीटो, एडिस एजिप्टी मस्कीटो इसके वजह से होता है। तो वो जो ब्रीड करती है ना, जब उसको गर्म या हीटेड एनवायरनमेंट मिलता है ना तो इनके पॉपुलेशन बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, और इस हीट के वजह से क्या देख रहे हैं, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो कितना क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम देखेंगे ब्राज़ाविले समिट 2023। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राज़ाविले समिट जो है ना वो 3 बेसिन्स का समिट है। 3 बेसिन्स कौन से, ये पूछ सकते हैं। तो ये समिट जो है वो अमेजोन बेसिन, कॉन्गो बेसिन और बोर्नियो मेकोंग साउथ ईस्ट एशिया के बेसिन्स में टेक प्लेस किया है। और ये ब्राज़ाविले है का, तो ये कैपिटल है कॉन्गो का। तो
प्रिजर्व करना बायोडाइवर्सिटी और ट्रॉपिकल चेंज एक क्रूशियल चीज है हमारे क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो ये जो 3 बेसिन समिट हुआ ना, इसमें लीडर्स आए इन तीनों बेसिन से रिलेटेड, और ये लीडर्स आकर क्या बात की, एक ग्लोबल कोलिशन जैसा फॉर्म किए। और इसमें ये रीजन क्यों चूज किया गया, क्योंकि ये तीनों रीजन ना मिल के 80% वर्ल्ड का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इनके अंदर है। उसके अलावा 2/3 टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है, तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है ये। इस वजह से इस समिट का पर्पस क्या था, तो इम्प्लीमेंट करना फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशन डेकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का के लिए। तो अब कनेक्शन देखो, ब्राज़ाविले का कनेक्शन किससे है, तो यूएन डेकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, नाम से पता चला होगा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात की जा रही है। पहला ऐसा कोलिशन था ना जिसमें बोला गया था कि 350 मिलियन हेक्टेयर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम रिस्टोर करेंगे। तो हो सकता है एग्जाम में ये नंबर पूछ दे कि हम लोग यूएन डेकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में कितना करना चाहते हैं रिस्टोर, 350 मिलियन। ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन के बारे में क्या करना है, ये जो समिट हुई ना, इसमें एक 7 पॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया गया जिसमें बोला गया बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है ना उसको रोका जाएगा और रिवर्स किया जाएगा 2030 तक। उसके बाद हम लोग ये तीनों बेसिन जो है ना वो उसको देख लेते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते। जैसे कॉन्गो बेसिन जो है ना वो लार्जेस्ट कार्बन सिंक है वर्ल्ड का, इस वजह से इसको लंग्स ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। अभी कार्बन सिंक क्या हुआ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट क्लास में कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन बताई थी कि जो कार्बन इमिशंस होते हैं ना उसको वापस से स्टोर करना और कैप्चर करने को कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। पर जहां पे ये स्टोर और कैप्चर होता है ना उस एरिया को कार्बन सिंक बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक का एग्जांपल हो गया आपके लिए ओशन, प्लांट्स, ये सारे कार्बन सिंक हो गए। तो जो बड़े बड़े बेसिन्स होते हैं ना वो भी कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। तो कॉन्गो बेसिन लार्जेस्ट कार्बन सिंक है वर्ल्ड का, ये ध्यान रखना, और इसको लंग्स ऑफ अफ्रीका कहते हैं। कॉन्गो बेसिन कौन से 6 कंट्री से होके जाता है, तो कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी और गैबन, 6 कंट्रीज हैं, ये ध्यान रखना है कॉन्गो बेसिन में। फिर अमेज़न बेसिन साउथ अमेरिका में, वी ऑल नो। अमेज़न बेसिन को याद रखने की ना एक ट्रिक है कि कौन सा अमेज़न बेसिन का पार्ट नहीं है, क्योंकि साउथ अमेरिका में ना 2 कंट्रीज जो है वो नहीं है, उसके अलावा सब है। तो अर्जेंटीना और चिली नहीं है, बस ये याद रखना है अमेज़न बेसिन में, तो आराम से आप बता दोगे कि कौन से कंट्रीज हैं अमेज़न बेसिन में। फिर बात करते हैं बोर्नियो मेकोंग साउथ ईस्ट एशिया बेसिन में, तो ये आपका नाम से ही पता चला साउथ ईस्ट एशिया में है। ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कार्बन सिंक है, पहला कॉन्गो था, 3rd लार्जेस्ट बोर्नियो मेकोंग है। और ये जो बोर्नियो मेकोंग है वो 2 रीजन से मिलकर बनता है, आइलैंड ऑफ बोर्नियो और मेकोंग नदी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेकोंग नदी कौन कौन से कंट्री से होकर के बहती है और कहाँ इसका ओरिजिन है, इंपॉर्टेंट है मेकोंग। इससे ना एक रिलेटेड एक आध मेकोंग गंगा इनिशिएटिव भी सुना होगा आप लोगों ने, इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर बारी आती है कार्बन नैनोफ्लोरेट्स की। तो कार्बन नैनोफ्लोरेट्स क्या है, छोटे छोटे कार्बन के फ्लावर्स हैं जो कि क्या करते हैं, लाइट को हीट में चेंज करते हैं। इनको आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने बनाया है जो कि सनलाइट को लेकर के हीट में चेंज कर देंगे 87% एफिशिएंसी के साथ, तो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होती है। ये जो नैनोफ्लोरेट्स है ना इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अलग अलग मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के लाइट भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सिर्फ एक नहीं, यूवी, इंफ्रा विजिबल सब कर सकते हैं, इसलिए बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट इस तरह का कोई इस तरह का कोई इन्वेंशन होता है ना तो उसके एप्लीकेशंस, तो इसका क्या एप्लीकेशन होगा, तो हीटिंग सिस्टम जो है हम लोगों का, वाटर इवेपोरेशन या थर्मल एप्लीकेशंस में इतना % एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसके अलावा इको फ्रेंडली हीटिंग सॉल्यूशंस में भी यहाँ इसका रोल हो जाएगा, हम लोग को अब ग्रीन हाउस गैस यूज नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये जो कार्बन नैनोफ्लोरेट्स हैं ये बहुत सारे सरफेसेस के साथ कंपेटेबल है, मेटल, पेपर सब पे काम कर जाएंगे। और ये जो है ना ये क्या करेंगे, जो सुपर कैपेसिटर और लिथियम आयन बैटरीज है ना, लिथियम आयन बैटरीज कहाँ यूज होती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आजकल हम लोग ईवी को प्रमोट कर रहे हैं ना उसमें लिथियम आयन बैटरीज यूज होती हैं। और सुपर कैपेसिटर वगैरह जो है उसके परफॉर्मेंस को भी बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा ये ध्यान में रखना है, क्योंकि नैनो कार्बन जो कार्बन फ्लोरेट्स है ना ये इनका बड़ा हाई सरफेस एरिया है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बड़ी हाई है, तो इस वजह से परफॉर्मेंस एनहांस करने का रोल इसका है। तो ये वाला चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे, स्टार मार्क कर देती हूँ। उसके बाद आपको पता है इस तरह का कोई भी कुछ कार्बन नैनो ट्यूब्यूल या कार्बन ऐसा कुछ भी तो इसका बायोमेडिकल एप्लीकेशन होता है, टिश्यू इंजीनियरिंग वगैरह में होगा। एक बार मैं इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये है आपका कार्बन नैनोफ्लोरेट्स, दिख रहा है, ये इस तरह के फ्लावरिंग स्ट्रक्चर है इसका। और ये देखो इसका दिखा रहा है कैसे इसके अंदर रे ऑफ लाइट आएगी और ये कार्बन कोन उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। नैनोमीटर के देखो नाम है कार्बन नैनोफ्लोरेट्स, ऑफ कोर्स इसका कुछ नैनोमीटर होता है, 200 नैनोमीटर का इसका आपका साइज है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। थोड़ा फिजिक्स भी देख लेते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे एक फेम्टोमीटर कितना मीटर होता है,
ओके चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, टोकू इमोंग बर्ड काउंट। ये जो टोकू इमोंग बर्ड काउंट है, पहली बात तो ये पहला एडिशन है और ये कहाँ कितने दिन का इवेंट था, 4 दिन का इवेंट था और कौन से स्टेट में हुआ है, नागालैंड में हुआ है। टोकू इमोंग बर्ड काउंट एक एनुअल विंटर इवेंट है नागालैंड का, एनुअल यानी हर साल होता है, विंटर में होता है। ये जो नागालैंड के कुछ लोग हैं ना, जिनको लोटा नागा बोलते हैं, ये लोग का पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये हार्वेस्ट आपको पता है ना, कटाई जो होती है धान या किसी भी चीज की, तो उसके पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह टोकू इमोंग। इसमें क्या होता है, टोकू का मतलब हुआ मूविंग फ्रॉम हाउस टू हाउस और इमोंग का मतलब होता है रोक लगा देना फॉर अपॉइंटेड टाइम, कुछ टाइम के लिए रोक लगा देना, घर से घर घूम करके गिफ्ट कलेक्ट करना इस टोकू। अब क्या है, टोकू इमोंग बर्ड काउंट में क्या देखा गया, 219 बर्ड स्पीसी और 327 बर्ड्स को चेकलिस्ट स्पीसीज का चेकलिस्ट देखा गया, 11 डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया और इसमें कुछ कुछ हाई प्रायोरिटी बर्ड्स हैं जिनको क्लासिफाई किया गया, जैसे नागा रेन बार्बलर, ऑलिव बैक्ड पिपिट, उसके अलावा रूफस जॉर्जेटेड फ्लाई कैचर। फ्लाई कैचर हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछे व्हाट इज इट इज अ बर्ड। उसके बाद ट्रागोपान, ब्लैक रॉक थ्रश, थ्रश हमने ऊपर भी देखा था, लाफिंग थ्रश तो आपको पता चल जाएगा बर्ड है। यूरेशियन कर्स्टेल, डार्क रम्ड स्विफ्ट, ये सारी, ये नाम मैं इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि बर्ड्स के नाम पूछ सकता है आपसे। बीपीएससी मोर और लेस ना यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है, तो जिस तरह से यूपीएससी के क्वेश्चन है वैसा हमें दिमाग में लेके चलना चाहिए। अब है अटैच गोल्स। अटैच का पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, द अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ये जो है, ये अटैच गोल्स जो है, ये अलायंस जो है वो कब रियल सेट हुआ था, COP26 के टाइम में, क्लाइमेट रेजिलिएंट और सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम को लेके। नाम में ही है क्लाइमेट एंड हेल्थ। इसमें क्या किया जाएगा, जो WHO के मेंबर स्टेट्स है ना, उनकी कलेक्टिव पावर को यूज करके और सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर के हेल्थ और क्लाइमेट के ऊपर काम किया जाएगा। 5 थीमेटिक वर्किंग ग्रुप्स यहाँ पे लाई गई हैं जो कॉमन इश्यूज देखेंगे। कौन कौन से, तो पहले तो हेल्थ में जो फाइनेंसिंग, हेल्थ कमिटमेंट्स को लेकर जो फाइनेंसिंग नीड्स होती हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम की बात की जाएगी, लो कार्बन सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम की बात की जाएगी, सप्लाई चेन देखा जाएगा और क्लाइमेट एक्शन और न्यूट्रिशन देखा जाएगा। फंक्शन क्या है अटैच का, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये फोकस करेगा उन एरियाज पे जहां पे ग्लोबल शिफ्ट की डिलीवरी जरूरी है। तो सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर के कलेक्टिवली थीम्स देखी जाएंगी जो हेल्थ के लिए जरूरी है। सिंपल बात है कि हेल्थ के लिए एक डिलीवरी की बात की जाएगी प्रायोरिटी बेसिस पे, फिर मॉनिटरिंग होगा। जो सब इसमें ना अटैच सब जगह किसको सपोर्ट करेगा, WHO को। तो यहाँ पे सपोर्ट करेगा अटैच WHO के एफर्ट्स को डेटा कलेक्ट करने के लिए और क्वालिटी अश्योरेंस सपोर्ट। यहाँ पे क्या किया जाएगा कि WHO को जो क्वालिटी अश्योरेंस मैकेनिज्म है वो डेवलप कराने के लिए, और ये सपोर्ट जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। और फिर फाइनेंसिंग, बिना पैसे के तो काम चलता नहीं है, तो ये आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंसिंग नीड, कितने पैसे चाहिए कितने टाइम पे, ताकि टाइमली और सस्टेनेबल वे में चीजें हो जाएं। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करेगा, क्योंकि अलग अलग WHO के मेंबर कंट्रीज है, उनकी अपनी अपनी नॉलेज होगी, तो वो नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर होगा ताकि कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी हो पाए इन कमिटमेंट्स की। पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो अटैच के पार्टिसिपेंट्स कौन है, तो आपको पता ही है WHO के मेंबर्स को कौन कौन हेल्प करेगा। यहाँ गवर्नमेंट एंटिटीज हेल्प करेंगी, इंटर गवर्नमेंटल एंटिटीज भी हेल्प करेंगी और नॉन स्टेट एक्टर्स भी हेल्प करेंगे। स्टेटस क्या है, तो हमें पता है अटैच एक WHO इनिशिएटिव है। दूसरी चीज इनफॉर्मल और वॉलंटरी है, इस पे सवाल पूछ सकता है। इनवॉलंटरी नहीं है, अपनी मर्जी से कर सकते हो, और इनफॉर्मल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी नहीं है, इसका अपना कोई ऐसा लीगल स्टेटस नहीं। इसको लीगल आइडेंटिटी किससे मिलती है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है। इसीलिए इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा, WHO अपने सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करेगा इसको। अब देखते हैं स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया। हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है ना, जिनका नाम क्या है, श्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने क्या रिपोर्ट रिलीज की, स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया। किसके दौरान, तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हो रही थी न्यू दिल्ली में, उस दौरान। अब इससे हमें क्या जानना है स्नो लेपर्ड के बारे में, तो स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन असेस किया गया है और नंबर बताए गए कि 718 स्नो लेपर्ड है इंडिया में। यूजुअली मैं कभी नहीं बोलूंगी नंबर याद करने के लिए, पर यहाँ आपको नंबर याद करना पड़ेगा। 718 स्नो लेपर्ड्स है इंडिया में। और किसने करवाया है ये रिपोर्ट में नंबर्स गिने हैं, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर था इस एक्सरसाइज का, और दूसरे नेशनल कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूरू का, और WWF इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उन्होंने मिलकर कराया था। तो इसी पे डेटा वेटा एनालाइज हुआ और ये डेटा निकल के आया नंबरिंग का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या नंबर है जहाँ पे पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड। लद्दाख में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जो दो हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
ऊपर के हिमालयन स्टेट्स हो गए, फिर 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और लास्ट में फिर से जम्मू कश्मीर आ जाता है। तो ये बस मैंने इस तरह से बताया ताकि दिमाग में आपके घुस जाए। नंबर 1 लद्दाख, 2 उत्तराखंड, 3 हिमाचल प्रदेश। अब नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या है? तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किस एक्ट के अंदर बना होगा? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 5A के अंदर बना है, और ये सारा वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर देखता है। अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चन। नेक्स्ट है साइक्लोन मिचुंग। साइक्लोन मिचुंग क्या था? एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था। ये चेन्नई में आया और बाद में आंध्र प्रदेश चला गया। इसका नाम किसने करण किया है? यूजुअली साइक्लोन में नामकरण इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मिचुंग का नामकरण किया था म्यांमार ने। ये नामकरण किसके अकॉर्डिंग होता है? तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन नेमिंग कन्वेंशन बनाई है। किसके अंदर बनी है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रीजंस को, पर्टिकुलर रीजंस को साइक्लोन नेमिंग का जो है जिम्मा सौंपा है। तो टर्म मिचुंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ और रेजिलियंस। अब दूसरी चीज हम लोग क्या बोलते हैं, जो साइक्लोन है वो कहाँ पे बना है? तो मिचुंग आपका बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन है। दूसरा सवाल यही होता है कि बे ऑफ बंगाल में आया था कि अरेबियन सी में आया था? ज्यादातर बे ऑफ बंगाल में आते हैं ये साइक्लोन, जो खतरनाक वाले होते हैं, पर आजकल अरेबियन सी में भी देखा जा रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ गई है। तो आप याद रखो बे ऑफ बंगाल में ये पहले डीप डिप्रेशन था, बाद में सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया। दूसरी चीज क्या है, ये क्यों इतना इंटेंसिफाई होकर सुपर साइक्लोनिक बन गया? 2 रीजन से। एक तो बहुत ज्यादा गर्म ओशियन सरफेस टेम्परेचर था, और दूसरा एक मेडन जूलियन ऑसिलेशन। मेडन जूलियन ऑसिलेशन को क्या ध्यान में रखो, ये एक वेदर एनोमली है जो कि रेनफॉल पैटर्न को अफेक्ट करता है। एनोमली मतलब अलग चीज, जो यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल चीज। तो वेदर एनोमली इज मेडन जूलियन। कोर्स ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि कहाँ आया, कहाँ पे फॉल किया। इंपॉर्टेंट है साइक्लोन। साइक्लोन होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, साइक्लोन की मैं आपको पिक्चर दिखा के थोड़ा साइक्लोन बता ही देती हूँ। साइक्लोन के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा स्नो लेपर्ड के बारे में और चीजें बताऊंगी। स्नो लेपर्ड को घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर इसको देखोगे ना, इसका ऐसा कोट होता है ना कि कई बार कैमोफ्लाज कर लेता है कि ढूंढ ही नहीं पाएंगे। बड़े बड़े फोटोग्राफर महीनों बैठे रह जाते हैं अपने कैमरे को लेके, तब जाके उनको दिखता है, इसलिए घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स बोलते हैं। IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, डब्ल्यू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी 1st शेड्यूल में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल जो है वो पहले 6 थे, पर 2022 में अमेंडमेंट करके 4 शेड्यूल बना दिया गया है। तो ये आप लोग एक बार देख लेना, शेड्यूल 1 में कौन आते, 2 में कौन आते, 3 में कौन आते, 4 में। 1 में मैं बता दूं, 1 में सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, और वो मिला हुआ है किसको? हमारे स्नो लेपर्ड को मिला हुआ है। तो ये चीज आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी एडिशनल। अब थोड़ा साइक्लोन को देख लेते हैं। साइक्लोन में क्या होता है ना, जब बहुत ज्यादा गर्म ओशन टेम्परेचर हो, 27 डिग्री से ज्यादा, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। 27 डिग्री से ज्यादा अगर गर्म ओशन टेम्परेचर है तो क्या होता है, यहाँ लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और गर्म जो वाटर होता है ना वो ऊपर चला जाता है। वार्म एयर ऊपर जाता है तो कोल्ड एयर नीचे आ जाता है, फिर ये कोल्ड एयर भी वार्म होता है, ये भी ऊपर चला जाता है। तो ये रैपिडली ऊपर जाना, ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसको मॉइस्चर की सप्लाई मिलती रहती है नीचे से, तो नीचे से ऊपर जाके घूमना शुरू कर देता है। किसके वजह से? कोरियोलिस फोर्स के वजह से। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से घूमना शुरू कर देता है, और फिर इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? साइक्लोन बोल देते हैं। और ये घूमता नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। तो ये पूरा जो है आपका ये साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। मतलब वार्म एरिया वाटर होना चाहिए और लो प्रेशर वाला एरिया होना चाहिए, और ये तब तक साइक्लोन घूमता रहेगा ना जब तक इसको ये मॉइस्चर सप्लाई मिलेगा, यानी जब तक ये पानी में है। जैसे ही लैंड पे हिट करता है ना साइक्लोन, तो इसका जो है एनर्जी और पावर खत्म हो जाता है। लेकिन द मोमेंट ये हिट करता है ना लैंड पे, तो सबसे ज्यादा डिवास्टेशन लाता है, और फिर लैंड पे आते आते धीरे धीरे स्लो डाउन होकर खत्म हो जाता है। तो ये जो है ना, आप इसको बोलते हैं आई ऑफ दी साइक्लोन, जहां पे सबसे वार्म मॉइस्चर लो प्रेशर एरिया है, बीच वाला जो होता है उसको आई बोलते हैं। तो ये थोड़ा मुझे बताना था आपको साइक्लोन भी। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन इंडिया की असेसमेंट हुई। तो लेटेस्ट वेब असेसमेंट से क्या पता चला कि ग्राउंड वाटर एसेस हुआ है 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर के अराउंड, और जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हमारी कंट्री का है ना वो 59.26% के अराउंड है। ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट जो है ना पीरियोडिकली किया जाता है। कौन करवाता है ये ध्यान रखो, स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट करवाती है और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड करवाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन से इसमें ना एप्लीकेशन यूज हुई थी, वेब एप्लीकेशन हुई थी, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन था, जैसे कि इनग्रेस। इनग्रेस का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम। और इसको किसने डेवलप किया था? तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने किया था, और IIT हैदराबाद की मदद ली थी। दूसरी चीज अब हम देखेंगे वो है मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसको कई बार मार्स भी बोल देते हैं। ये कब बना था ये वाला? तो COP27 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। UNEP का ये है
इनिशिएटिव किसका है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। इसका ये इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी है, उसने अनाउंस किया इसको। तो इसको किसका सपोर्ट मिला तो मार्स बन पाया, तो यूरोपियन कमीशन का, यूएस की गवर्नमेंट आई, ग्लोबल मीथेन हब आया और बेजोस अर्थ फंड आया। यानी गवर्नमेंट भी देख रहे हो आप और दूसरे फंड्स भी देख रहे हैं। मार्स पहला ऐसा ग्लोबल सिस्टम है ना जो आपको रैपिडली ट्रांसपेरेंट डेटा देगा कि मीथेन में क्या एमिशंस हो रहे हैं, ठीक है। एक्शनेबल, ट्रांसपेरेंट और रैपिड डेटा देगा, किसकी मदद से, सैटेलाइट के। मीथेन नहीं, मार्स के 4 कंपोनेंट है। पहला तो ये कि यूएनईपी का ना एक IMEO इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी है। ये ऑब्जर्वेटरी कोऑर्डिनेट करेगी अलग अलग सैटेलाइट्स के साथ और डेटा देती रहेगी। तो इस सैटेलाइट्स के ना नाम थोड़े ध्यान में रखने हैं, तभी मार्स आप जान पाओगे अगर आप उसके सैटेलाइट्स के नाम देखोगे। तो मुझे लगता है कि हो सकता है एज इट इज सैटेलाइट का नाम पूछ दे, जैसे कि ASI प्रिज्मा, EU का कॉपरनिकस, सेंटिनल-2, नासा का लैंडसैट और DLR का एनमैप, ठीक है। और किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो यूएनईपी का IMEO के साथ। दूसरी है रिस्पॉन्स स्टेक होल्डर अबैटमेंट एक्शन। तो जो भी स्टेक होल्डर है उनको नोटिफाई किया जाएगा और फिर वो रिस्पॉन्ड करेंगे कि क्या इमिशंस है और फिर आपस में ये दो लोग एक्शन प्लान्स शेयर करेंगे, जो भी मार्स के स्टेक होल्डर्स हैं। दूसरा सिस्टम ट्रैक, लर्न, कोलैबोरेट एंड इम्प्रूव। इसमें क्या होगा ना, मार्स सिस्टम जो है IMEO के साथ मिल करके और अपने पार्टनर्स के साथ पूरा डेटा रिलीज करेगा। ये डेटा 45 से 75 डेज में निकल जाएगा डिटेक्शन के बाद। जब डिटेक्ट हो जाएगा ना मीथेन, उसके बाद ये डेटा निकलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों मीथेन के एमिशंस को कर्व करना जरूरी है। तो हमने फर्स्ट ही जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो हमने मीथेन की लास्ट क्लास में अच्छे से बात की है डिटेल में। तो उसी से रिलेटेड चीजें यहाँ पे लिखी है कि आपको पता ही होगा कि पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट हुआ था ना, उसमें बात की गई थी कि हम लोग 1.5 डिग्री एवरेज टेम्परेचर रखने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो 2 डिग्री का एक है, 1.5 हमारा एक बड़ा गोल है, पर 2 डिग्री तक की बात की गई है। तो उसको अचीव करने के लिए सबसे इजी तरीका होगा अगर हम इमिशन मीथेन के रिड्यूस कर दें। क्यों ये सिंगल फास्टेस्ट वे है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मीथेन एक SLP है, शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट है। इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा, 80 टाइम्स ज्यादा है CO2 से, पर लाइफ स्पैन कम है। इसके बारे में बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में। अब दूसरी चीज आपको बता दूं मैं IPCC के बारे में। IPCC क्या है? IPCC एक UN की बॉडी है जो कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड साइंस को असेस करती है। ये इसका एक रिपोर्ट आता है, उसको ARC रिपोर्ट, ARC नहीं, असेसमेंट रिपोर्ट बोलते, सेकेंड असेसमेंट, फर्स्ट असेसमेंट, ऐसे करके। और इसी रिपोर्ट के अंदर सारी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड नॉलेज आती है। अब देखते हैं वर्ल्ड का पहला ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट जो कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज किया था। तो ये ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट जो है 100% सस्टेनेबल फ्यूल यूज किया था। सस्टेनेबल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि फ्यूचर के भी पॉपुलेशन को दिमाग में रख के करें, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल रिसोर्सेज या सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। ओके, अभी प्रेजेंट नीड बाय कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। तो इसको यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड जो है उसकी मदद से ये एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज हुआ। कौन सी फ्लाइट थी? तो वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट थी बोइंग 787 पर, और ये लंदन से चली और न्यूयॉर्क तक गई। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात की जाए तो ये एक बायोफ्यूल है जो कि एयरक्राफ्ट को पावर करता है, और इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है ना बहुत कम है। कार्बन फुटप्रिंट का क्या मतलब होता है? जो टोटल ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है ना कंट्री के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा एटमॉस्फेयर में, उसको उसका कार्बन फुटप्रिंट बोला जाता है। तो इसका बड़ा कम कार्बन फुटप्रिंट है। दूसरी चीज क्या है, इसमें 70% रिडक्शन देखा गया ग्रीन हाउस गैस का। और जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है ना, उसकी कार्बन इंटेंसिटी भी कम है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताना कि कार्बन इंटेंसिटी क्या होती है। जो भी चीजें मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ ना, वो सारे एनवायरनमेंट के आए हुए क्वेश्चन है, और बहुत अच्छी चीजें आपको रिसर्च करके आंसर भी करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये जो है सस्टेनेबल है, ये तो बात कर ही ली। अब देखते हैं हम लोग CCPI। CCPI का फुल फॉर्म क्या है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। CCPI जो एनुअली अपना एक रिपोर्ट निकालती है, ये इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है जो कि ट्रैक करता है क्लाइमेट परफॉर्मेंस। ये कितने कंट्रीज का क्लाइमेट परफॉर्मेंस देखता है CCPI? तो ये आपका देखता है 63 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन मिला दो। यूरोपियन यूनियन में खुद ही कंट्रीज के नंबर 27 के अराउंड है।
ओके तो इसमें क्या बात की जाती है कि कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट पिक्यूलर चीज क्या है ना सीसीपीआई का, जो आपको ध्यान में रखना है, आज तक कोई भी कंट्री इतना अच्छा नहीं कर पाया है कि पहली 3 रैंकिंग मिल जाए। तो सीसीपीआई की जो रैंकिंग स्टार्ट होती है ना वो चौथे से शुरू होती है, पहले 3 स्पेसेस हमेशा ब्लैंक रहती हैं। तो चौथा वाला इस बार कौन है? डेनमार्क। तो आखिर चौथा है यानी कि बेस्ट रैंकिंग है। 5वें नंबर पे इस्टोनिया है, फिलीपीन 6ठे नंबर पे है। तो इससे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। सीसीपीआई की बात की जाए तो सीसीपीआई अपना एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क बनाया हुआ, उसके बेसिस पे कंट्रीज को जज करता है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना कर रही है। क्लाइमेट मिटिगेशन कौन सी 4 कैटेगरी पे करता है? तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन देखता है सीसीपीआई, रिन्यूएबल एनर्जी देखता है, एनर्जी यूज देखता है और क्लाइमेट पॉलिसी देखता है। और इसको पब्लिश कौन करता है? दैट इज दी अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। इसमें जर्मन वॉच पे हमेशा सवाल पूछते हैं कि जर्मन वॉच जो है वो सीसीपीआई रिलीज करता है। इंडिया की रैंकिंग की बात की जाए तो हमने बहुत अच्छा रैंक किया है, हम 7th पोजीशन पे आए हैं। पिछले बार 8 था, अभी हम लोग 7th, तो बहुत अच्छा बात है। और इंडिया की रैंकिंग जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में भी हुई है, जैसे ये 4 कैटेगरीज है ना उन बेसिस पर भी हुई है। तो ये याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसका मैं एक हैक दे देती हूँ आपको, एक ट्रिक दे देती हूँ कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोजीशन है ना उसमें हमारा 37 रैंक है, उसके अलावा बाकी सब में 9-10 चल रहा है हम लोग का, मतलब टॉप 10 में है। सिर्फ एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो 37वें पोजीशन पे है। स्कोर वगैरह इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए कि और ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि इंडिया में ना हम लोग का कोल के ऊपर बड़ा डिपेंडेंस है, और इस वजह से जो हमारी एनडीसीज हैं, जिसके बारे में मैंने बात भी की थी, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉप में बात होती है यूएनएफसीसी के टाइम पे, तो वो हम लोग को रियलाइज करने में थोड़ी दिक्कत हो पाती है। उसके अलावा हमारे पे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और इंडिया इस वजह से ना मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में से एक है। अब बात करते हैं साइक्लोन हमून। साइक्लोन हमून भी बे ऑफ बंगाल वाला साइक्लोन है। इसकी नेमिंग किसने की? तो ईरान ने की। ठीक है, ये कहाँ पे ये जो है ना बांग्लादेश की तरफ एक्सपेक्ट किया गया था, अनयूजुअल पाथ था टुवर्ड्स बांग्लादेश। बांग्लादेश चला गया इंस्टेड तमिलनाडु उड़ीसा, ये जगह ये बांग्लादेश चला गया हमून। हमून के बाद साइक्लोन की बात हम कर चुके हैं, वही चीज यहाँ पे वापस से आ गई है। अब बात करते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एंड इको मार्क स्कीम। तो एक इनिशिएटिव था जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया था, जिसका नाम है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये मूवमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है ना, इन्होंने इस मूवमेंट के अंदर 2 इनिशिएटिव्स निकाली हैं। पाइनियरिंग इनिशिएटिव्स है जो कि प्रोएक्टिव अप्रोच लाएगा क्लाइमेट चेंज के तरफ। वो 2 इनिशिएटिव्स कौन सी हैं? एक है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, दूसरा है इको मार्क स्कीम। ये दोनों क्या एंकरेज करेंगे? ये दोनों एंकरेज करेंगे एनवायरमेंटल एक्शंस जो कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर के जाएगा। अब ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, पहले उससे स्टार्ट करते हैं। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का जो फ्रेमवर्क है ना, उसको इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE ने इसका जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम किया है। इसके इनिशियल फेज में जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ना, अच्छा पहले ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है क्या? तो ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म होगा। ठीक है, इसमें क्रेडिट मिलेगा, इनोवेटिव है, मार्केट बेस्ड। इसमें वॉलेंट्री एनवायरमेंटल एक्शंस के ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा, अच्छे काम करोगे एनवायरमेंट के तो इंसेंटिवाइज किया जाएगा ग्रीन क्रेडिट के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके इनिशियल फेज में वाटर कंजर्वेशन और एफॉरेस्टेशन पे फोकस होगा। वाटर कंजर्वेशन या एफॉरेस्टेशन का कोई काम करता है तो उसको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। और इको मार्क स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा, जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं ना, कंज्यूमर या घर वाले प्रोडक्ट्स भी, उसमें एक्रेडिटेशन और लेबलिंग की बात की जाएगी कि ऐसी तरह से लेबलिंग करो जो इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया के स्पेसिफिक हो। इससे क्या फायदा हो जाएगा इको मार्क दे करके? हमारे अंदर एज अ कंज्यूमर इन्वायरमेंट इश्यूज को लेकर के अवेयरनेस बढ़ेगी, हम इको कॉन्शियस चॉइसेस ले पाएंगे। मान लो किसी के ऊपर कुछ इको मार्क रहेगा तो हमें पता होगा हाँ ये अच्छा है एनवायरमेंट के लिए। सिंपल भाषा में ये बात होती है। अब बारी करते हैं लाइफ की। लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये कब इनिशिएटिव लाया गया था? तो COP26 जो ग्लासगो में हुआ था ना 2021 में, वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या है? आपसे पूछा जाए व्हाट इज लाइफ, मान लो इंटरव्यू में बैठे हुए पूछा जाए व्हाट इज लाइफ, तो लाइफ इज अ मूवमेंट दैट टॉक्स अबाउट माइंडफुलनेस, कि हम लोग जो भी रिसोर्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं उसको माइंडफुली करें, माइंडलेसली ना करें। सिंपल भाषा में ये चीज है। ओके, दूसरा चीज क्या आपको बताते हैं कि आपको जो लाइफ इनिशिएटिव है वो मोटिवेट करता है कि हम लोग इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीजों की तरफ शिफ्ट करें। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, जिसको CPCB बोलते हैं, वो इको मार्क स्कीम को एडमिनिस्टर करेगी। किसके साथ पार्टनरशिप करके? तो BIS। इंडिया में जो भी स्टैंडर्डाइजेशन और सर्टिफिकेशन होता है ना, वो BIS देखती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान में रखना है कि ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स ना, उसका
5वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो केमिकल मैनेजमेंट पे होना है ना, वो कहाँ पे हुआ है, तो बॉन जर्मनी में। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल फ्रेमवर्क था जिसमें की सेक्टर्स अक्रॉस द लाइफ साइकिल ऑफ केमिकल। बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछे ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स जो है वो कहाँ पे कंक्लूड हुआ, तो बॉन जर्मनी में हुआ। यहाँ पे किस तरह से कंक्लूड हुआ, तो एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाई गई जो कि जितना भी लाइफ साइकिल ऑफ केमिकल है ना उसके सेक्टर्स की तरफ लेके गया गया। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया ये ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स को, तो यूएनईपी। तो आपने देखा यूएनईपी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इनिशिएटिव्स हमने इस क्लास में और पिछले क्लास में भी देखा। तो यूएनईपी जो है ना उसको मैंने आपको थोड़ा बताया था कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका पूरा कहानी भी लास्ट क्लास में बताया था कि 1970s में एक नीड पड़ी तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ और फिर यूएनईपी का जनक होता है, तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। तो यूएनईपी जो है उसको होस्ट किया किसके साथ, तो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के साथ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सेंटर बॉन में। इसमें क्या बात की गई कि जितना भी लीथल एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स है ना, पेस्टिसाइड्स कौन होते हैं, जो पेस्ट को मारते, कीट मकोड़े को मारते हैं, तो एग्रीकल्चर में तो यूज होता ही है, उसको हम लोग क्या करेंगे, फेज आउट कर देंगे 2035 तक, हटा देंगे। और ये फ्रेमवर्क कुछ टारगेट्स लेकर के आता है लाइफ साइकिल ऑफ केमिकल्स को लेकर के, और ये बेस करता है किस पे, तो 28 टारगेट्स की बात की गई है जिसे केमिकल और वेस्ट को मैनेज किया जाएगा। इसमें क्या है ना कि ये कमिटमेंट क्यों लाई गई है कि हम लोग केमिकल पोल्यूशन को हटा सके 2030 तक, और केमिकल पोल्यूशन हटाएंगे तो हमें सेफर ऑल्टरनेटिव्स मिलेगी। तो ये बेसिकली पोल्यूशन हटाने के लिए है। अब देखो 3 चीजें हैं जिसमें लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, एक है बॉन डिक्लेरेशन, दूसरा है बॉन चैलेंज और तीसरा है बॉन कन्वेंशन। हमें जो है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम बीसीडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं। ओके, तो देखो बॉन्ड डिक्लेरेशन जो है वो क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल केमिकल। डिक्लेरेशन वाला जो है वो केमिकल के एक्सपोजर के प्रिवेंशन के ऊपर, ये फेज आउट की बात करता है हार्मफुल केमिकल्स की, और इसके लिए एक डेडिकेटेड ट्रस्ट फंड भी है जो कौन मैनेज करता है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम मैनेज करता है, यूएनईपी ही करता है। और बॉन्ड चैलेंज जो है वो एक अलग चीज है। बॉन्ड चैलेंज में क्या बोला गया है कि ग्लोबल एफर्ट्स की बात की गई है जिसमें 150 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड जो है ना उसको जो है हम लोग डिफॉरेस्टेटेड लैंड को रिस्टोर करेंगे 2020 तक, और 350 मिलियन को रिस्टोर करेंगे 2030 तक। माने 150 डिग्रेडेड लैंड का रिस्टोरेशन होगा 2020 तक और 350 का होगा 2030 तक। ठीक है, अब आपसे मेरा एक सवाल नहीं, चलो मैं बता ही देती हूँ। इंडिया जो है ना पार्ट है बॉन्ड चैलेंज का, तो कई बार ना ये भी पूछते हैं कि पार्ट है कि नहीं, तो इंडिया इज पार्ट ऑफ बॉन्ड चैलेंज। फिर थर्ड क्या है, वो है बॉन कन्वेंशन। बॉन कन्वेंशन आपने सीएमएस का नाम सुना होगा, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, उसको ना बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं। ये इन्वायरमेंटल ट्रीटी है यूएन की, और नाम से ही पता चल रहा है माइग्रेटरी स्पीसीज के ऊपर ये कन्वेंशन है। अब ये क्या करता है, माइग्रेटरी स्पीसीज के कंजर्वेशन की बात करता है। तो माइग्रेटरी स्पीसीज अलग अलग हो सकते हैं ना, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, मरीन हो सकते हैं, एवियन हो सकते हैं। तो सिर्फ बर्ड ही माइग्रेट नहीं करती, फिशेस भी माइग्रेट करती हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये तीनों में कभी आप कंफ्यूज नहीं होना है। डिक्लेरेशन इज केमिकल, चैलेंज इज आपका लैंड से रिलेटेड, और जो कन्वेंशन है वो आपका माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड। तो ये सारी कुछ चीजें थी हमारी इन्वायरमेंट रिलेटेड। ठीक है, ये हमने वॉल्यूम 1 कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग वॉल्यूम 2 को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। इसको जैसा कि मैंने कहा था आज ही रिवाइज करके आज ही खत्म कर दो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक कीप रीडिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।